हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद कर रहे हैं कि बेटा आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आशा करते हैं कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में जो रिजल्ट निकले वो बहुत ही अच्छा निकले। वो बेटा डिपेंड कर रहा है आप लोगों की मेहनत पर कि आप लोगों ने कैसी मेहनत की है और कैसी आप लोग कर रहे हो। ठीक है, और जैसा कि बेटा हम अब अपनी क्लास है निरंतर आरंभ कर रहे हैं और लगातार आपके सामने वीडियो लेकर आ रहे हैं और एक फिक्स टाइम कर दिया जाएगा कि शाम के टाइम आप लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास 8:30 बजे तक मिल जाया करेगी। एक मॉर्निंग में क्लास मिल जाया करेगी। मॉर्निंग में उम्मीद करेंगे कि आप लोगों तक बेटा 5:40 तक क्लास को पहुंचा दिया जाया करेगा। ठीक है, बस आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। हम अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर बड़े आसानी से 95 नंबर आ सकें। क्लियर? ये हमारी तरफ से बेटा पूर्ण रूप से आप लोगों के प्रति सहयोग रहेगा। ठीक है, और सिलेबस को भी टाइम से कंप्लीट कराएंगे, चिंता ना करिए, और अनसॉल्व पेपर भी कंप्लीट कराएंगे। निर्द्वंद होकर बिना डरे हुए मेहनत करिए। ठीक है, जितना हम क्लास को पढ़ा है निरंतर बेटा क्लास को पढ़ना है और नोट्स बनाते चलिए और उनका बेटा साथ के साथ रिवीजन करते चलिए। ठीक है, चलो। और जैसा कि बेटा हम केमिस्ट्री के अंदर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, हमने बेटा पढ़ा था वाष्प दाब को। अब मैं आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई बताओ वाष्प दाब किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे कि सर साम्यावस्था में जो द्रव होता है, द्रव की वाष्प द्वारा उसके ऊपर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। यानी वाष्प अणुओं द्वारा द्रव के ऊपर लगाया गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब। फिर हमने पढ़ा था द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। आपने बोला, मैंने बोला कि भैया द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो आपने दो द्रव लिए, आपकी इच्छा मैंने एग्जाम्पल दे दिया था बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण। आपने ये दो द्रव लिए और दोनों द्रवों को आपने क्या किया? दोनों द्रवों के अंदर देखा गया था कि इन्हें निश्चित ताप पर जब हम गर्म करेंगे तो ये बेटा द्रव किसने शुरू हो जाएंगे? वाष्पित होना शुरू हो जाएंगे। और वाष्पित होना शुरू हो जाएंगे तो इनकी वाष्प द्वारा इन्हीं द्रवों के ऊपर लगाया गया दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। ठीक है, तो मैंने मान लिया था आपके सामने, मैंने दो द्रव, एक द्रव ए और एक द्रव बी लिया था। द्रव ए का वाष्प दाब हमने माना था PA, द्रव बी का वाष्प दाब हमने माना था PB। द्रव बी का वाष्प दाब हमने क्या माना था? PB। क्लियर? तो उसके बाद एक को विलेय माना था, दूसरे को विलायक माना था। तो हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला दिया था कि उस विलयन का वाष्प दाब कितना होगा। तो आपने बोला था कि दोनों विलेय और विलायक दोनों के वाष्प दाब को आप जोड़ दीजिए तो किसका वाष्प दाब बन जाएगा? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, और उसी के संदर्भ में ऐसे विलयनों के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया था जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। और अब हम पढ़ने वाले बेटा आज की क्लास के अंदर राउल्ट का नियम। देखो राउल्ट का नियम भी किस पे आधारित है? तो भैया राउल्ट का नियम द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब पर आधारित है। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर बेटा दो द्रव लेंगे। मैंने क्या लिया? दो द्रव, और दोनों द्रव को बंद पात्र के अंदर रखेंगे। पहला द्रव, पहला पात्र और दूसरा पात्र। क्लियर? ये आपके सामने हमने दो पात्र बना दिए। कितने पात्र बना दिए? दो पात्र बना दिए। ठीक है, पात्र एक के अंदर भर दिया हमने द्रव ए, पात्र बी के अंदर बेटा हमने किसको भरा? द्रव बी को। ए के अंदर द्रव ए को भरा, बी के अंदर द्रव बी को भरा। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण। टॉलुइन का मिश्रण, ये दोनों बेटा द्रव हैं। एक बेंजीन को एक पात्र में और टॉलुइन को दूसरे पात्र में। क्लियर? तो आप बोलोगे कि सर जब इनको निश्चित ताप पर हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और जब हम निश्चित ताप पर गर्म करेंगे
तो यहां पर जो द्रव है, द्रव ए है, यहां पर जो ये क्या है, द्रव ए है, ये द्रव क्या होगा, वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार जो द्रव बी है, द्रव बी भी किस अवस्था में परिवर्तित होगा, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर। और इनकी वाष्प द्वारा इनके ऊपर लगाया गया दाब, यही क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बेटा एक पात्र लेंगे, हम क्या लेंगे, एक पात्र लेंगे। इस पात्र के अंदर बेटा हम कितने द्रव को डालेंगे, 2 द्रव डालेंगे। कितने द्रव डालेंगे, 2 द्रव, यानी द्रव ए और द्रव बी, दोनों द्रवों को बेटा एक पात्र के अंदर डालेंगे। दोनों द्रवों को किस में डालेंगे, एक पात्र के अंदर। क्लियर। तो एक को बेटा हमने, पहले द्रव को घटक ए मान लिया और दूसरे द्रव को बेटा हमने घटक बी मान लिया। मान लिया घटक ए जो हमने लिया है, द्रव ए लिया है, वह कम मात्रा में है, और कम मात्रा में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय। और द्रव बी जो घटक बी है वह हमारा ज्यादा मात्रा में है, और जिस पदार्थ की मात्रा अगर ज्यादा होगी वह क्या बोला जाएगा, विलायक। और दोनों को बेटा एक पात्र के अंदर जब डालेंगे, दोनों का जो समांगी मिश्रण होगा वही क्या बन जाएगा, विलयन। यानी दोनों द्रवों को बेटा हमने जब एक पात्र के अंदर डाला, दोनों द्रवों को, द्रव ए और द्रव बी को जब एक पात्र के अंदर डाला, तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, विलयन बना दिया। क्लियर। अब मैंने आपसे पूछा भाई, आपने जो घटक ए लिया है, इस घटक का वाष्प दाब क्या होगा। आपने जो घटक बी लिया है, इस घटक बी का वाष्प दाब क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि माना घटक ए जो हमारा कौन है, विलेय है, घटक ए का वाष्प दाब ये मैंने मान लिया पी ए है। इसी प्रकार घटक बी बेटा क्या माना गया है, विलायक। इस विलायक का वाष्प दाब क्या मान लिया, पी बी है। क्लियर। घटक ए का वाष्प दाब पी ए है, घटक बी का वाष्प दाब पी बी है, और दोनों को बेटा यहां पर एक पात्र के अंदर डाल दिया। अब मैं आपसे पूछेंगे भाई, आपने घटक ए के कुछ मोल लिए होंगे, भाई बेंजीन के कुछ मोल लिए होंगे, इसी प्रकार टॉलून के कुछ मोल लिए होंगे आपने। तो आप लिखोगे कि भैया घटक ए यानी विलेय के मोल, मैंने मान लिया बेटा कौन है, विलेय के मोल एन। इसी प्रकार घटक बी कौन है, विलायक, इसके मोल आपने क्या मान लिया, एन। अब आपको मैंने बोला यहां पर घटक ए का भी मोल एन है, घटक बी का भी मोल एन है, और आपसे बोल दिया भैया आप पहचानो कि इसमें से कौन से घटक ए के मोल है और कौन सा बेटा, कौन से विलेय के मोल है और कौन सा विलायक के मोल। तो आप बोलोगे सर इसमें तो पहचान ही नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों समान है। तो इनकी पहचान करने के लिए बेटा हमने क्या किया, विलेय के आगे एन ए और विलायक के मोल को हमने क्या मान लिया, एन बी मान लिया। क्लियर। तो यहां पर घटक ए के मोल एन ए और घटक बी के मोल क्या है, एन बी। जब घटक ए के मोल हैं और घटक बी के मोल हैं तो भैया इनका क्या होगा, मोल प्रवाह भी होगा। क्लियर। और मोल प्रवाह, मोल अंश, अभिन्नांक तीनों बेटा एक ही है और परिभाषा पढ़ा चुके हैं पुरानी क्लास से, बेटा देखते हुए जरूर आइए। ठीक है। इसी प्रकार हमने लिखा बेटा घटक ए यानी विलायक का जो मोल प्रवाह है, विलायक का मोल प्रवाह ये बेटा जीटा। इसी प्रकार घटक ए हमने विलेय माना है तो यहां पर विलेय का मोल प्रवाह जीटा। इसी प्रकार घटक बी हमने विलायक माना है तो विलायक का जो मोल प्रवाह है वो भी बेटा क्या है, जीटा है। क्लियर।
अब चूंकि बेटा हमें इनकी पहचान करनी है कि कौन सा विलेय का मूल प्रभाज है, कौन सा विलायक का मूल प्रभाज है, तो विलेय को ए से और विलायक को बी से लिखा है, तो हम यहां पर ए और यहां से किसे लिख दे रहे हैं, बी से लिख दे रहे हैं। क्लियर? तो अब कहानी इनकी समझ रहे हैं। क्या है राउल्ट का नियम, समझो। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी निश्चित ताप पर, कैसे बेटा, निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित अवयवी, किसी अवयवी घटक का आंशिक दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। हमने क्या बताया कि आपने जो ये विलयन लिया है, इस विलयन में जो आपने ये जो घटक लिए हैं, घटक ए और घटक बी, इनका जो आंशिक दाब होगा वह उसी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। घटक ए का वाष्प दाब घटक ए के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसी प्रकार घटक बी का वाष्प दाब घटक बी के ही मोल प्रभाज के कैसा होता है, समानुपाती होता है। क्लियर? तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा, तो यहां से राउल्ट के नियमानुसार भाई राउल्ट का नियमानुसार जो घटक ए है, घटक ए का वाष्प दाब बेटा क्या है, घटक ए का वाष्प दाब पीए है। इस घटक ए का वाष्प दाब यानी विलयन में घटक ए का जो वाष्प दाब है वह घटक ए के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। और घटक ए का मूल प्रभाज कौन है, जीटा ए, तो इसी के बेटा कैसा होगा ये समानुपाती। घटक ए का वाष्प दाब घटक ए के ही मूल प्रभाज के समानुपाती। इसी प्रकार जो घटक बी है, विलयन में जो घटक बी है, घटक बी का जो वाष्प दाब है वह घटक बी के ही मोल प्रभाज के कैसा होगा, समानुपाती होता है। किस नियम से बेटा, राउल्ट के नियम से। ठीक है, अब यहां से बेटा क्या होगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा और यहां एक कांस्टेंट लेकर आए पीए नॉट, यहां पर जीटा ए और यहां पर इसी प्रकार पीवी बराबर समानुपात चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट एक नेतांक लेकर आए पीवी नॉट जीटा बी। क्लियर? तो अब यहां पर बेटा ये पीए नॉट और पीवी नॉट क्या है, तो पीए नॉट है ये बेटा, जब नॉट लग गया, नॉट के लिए मतलब शब्द क्या लोगे, शुद्ध। ए घटक ए हमारा कौन है, विलेय, तो यहां पर शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, घटक पीए नॉट क्या है, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। इसी प्रकार पीवी नॉट क्या है, तो पीवी नॉट लिखोगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्लियर? तो हमें पता लग गया कि भैया घटक ए का वाष्प दाब ये रहा, घटक बी का वाष्प दाब ये रहा। तो हम पूछ रहे हैं भैया अब आप बताओ कुल वाष्प दाब, क्या पूछ रहे हैं आपसे, कुल वाष्प दाब। तो आप बोलोगे कुल वाष्प दाब P बराबर विलेय और विलायक दोनों घटकों के वाष्प दाब को जोड़ दीजिए, क्या निकल आएगा, कुल वाष्प दाब। तो P बराबर PA प्लस PB। क्लियर? अब एक बात बताओ PA का मान क्या है, तो PA का मान ये रहा, यहां पर लगा दो, तो PA नॉट जीटा ए प्लस PB का मान लगाओ PV नॉट जीटा B। क्लियर? तो यहां से ये बेटा क्या निकलाएगा, कुल वाष्प दाब। एक फॉर्मूला बेटा ये बन गया न्यूमेरिकल्स के लिए। लेकिन हमें पता है कि विलयन में उपस्थित जितने भी अवयवी घटक होते हैं, विलयन में उपस्थित जितने भी अवयवी घटक होते हैं, उन सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक के बराबर। तो यहां पर जीटा ए प्लस जीटा बी दोनों का मोल प्रभाज, इन दोनों का योग किसके बराबर होगा,
1 के बराबर। अब चाहे बेटा आप यहां से जीटा ए का मान निकाल लो, चाहे यहां से जीटा बी का। चलो यहां पर ये जीटा बी को उधर, जीटा ए को उधर भेज दीजिए, ये प्लस में है, दूसरी ओर जाके बेटा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस के जीटा ए। क्लियर। अब इस जीटा बी का मान जीटा बी की जगह लगा दीजिए, तो P बराबर PA नॉट जीटा ए प्लस PB नॉट, और जीटा बी की जगह बेटा, जीटा बी की जगह किसको लगाओगे, 1 माइनस के जीटा ए, 1 माइनस के जीटा ए। तो यहां से PA नॉट जीटा ए प्लस PB नॉट का बेटा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा PB नॉट माइनस PB नॉट जीटा ए। क्लियर। तो अब एक काम कर रहे हैं, इस माइनस वाले को पहले लिख दो और PB नॉट को प्लस वाले बाद में लिख दे रहे हैं। तो PA नॉट जीटा ए माइनस PB नॉट जीटा ए प्लस PB नॉट। तो इससे बेटा कॉमन कौन आ जाएगा, आप बोलोगे सर दोनों जगह से जीटा ए कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा PB नॉट, क्योंकि जीटा ए कॉमन आ जाएगा, माइनस PA नॉट माइनस PB नॉट, और प्लस में यहां पर कौन बचेगा, PB नॉट। तो यह बेटा हमने क्या निकाल लिया, कुल वास्तव। क्या निकाल लिया, कुल वास्तव। क्लियर। तो अब हम इसकी क्या लिख रहे हैं, परिभाषा लिख रहे हैं। परिभाषा लिखेंगे बेटा, लिखेंगे यहां से थोड़ा सा हल्का सा चित्र को मैं छोटा कर रहा हूं, चित्र को मैं छोटा सा कर दूं हल्का सा। यहां पर ये घटक A है, यहां पर ये घटक हमारा B है, यह विलायक है, और यह हमारा कौन है, विलेय। यह विलेय है और यह विलायक। क्लियर। अब लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्लियर। तो हमने क्या लिखा, इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब उस घटक के मोल प्रभाज के कैसा होता है, समानुपाती होता है। उसके बाद बेटा मान लिया आपने घटक ए का वास्तव PA है, घटक बी का वास्तव PB है, आपने घटक ए के मोल लिए वो Na है, घटक बी के मोल लिए वो क्या मान लिए, Nb है। इसी प्रकार घटक ए का जो मोल प्रभाज जीटा ए और घटक बी का जो मोल प्रभाज मान लिया वो क्या मान लिया, जीटा बी मान लिया। ठीक। और परिभाषा राल्ट के नियम के अनुसार घटक ए का वास्तव घटक ए के मोल प्रभाज के समानुपाती, घटक बी का वास्तव घटक बी के मोल प्रभाज के समानुपाती, अर्थात PA समानुपाती जीटा ए, PB समानुपाती जीटा बी। समानुपात का चिन्ह हटाओ दोनों जगह से, बराबर का चिन्ह लेकर आओ, और एक कांस्टेंट यहां पर बेटा PA नॉट लेकर आए, यहां पर PB नॉट, और नॉट आ गया तो बेटा ये सब किसको बताएगा, शुद्ध को। किसको बताएगा, शुद्ध को। क्लियर। और अब हमें पता लग गया कि विलेय का वास्तव ये है, विलायक का वास्तव ये है, तो अब विलयन का कुल वास्तव, अब बोलो दोनों को जोड़ दो, अर्थात P बराबर PA प्लस PB। तो PA का मान यहां लगा दो और PB का मान यहां पर लगा दिया। क्लियर। तो हमें पता था बेटा कि विलयन में उपस्थित जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों का जो मोल प्रभाज होता है वह किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्लियर। तो जब यहां पर बेटा 1 के बराबर हो जाएगा तो हम यहां से चाहे जीटा ए और चाहे जीटा बी की मान को निकाल कर यहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक है। नोट करिए, इसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे और इसी के साथ बेटा हम पढ़ेंगे इस नियम की सीमाएं। ठीक है, नोट करो बेटा इसको।
इसके बाद बेटा अब हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं और हम पढ़ने देखने वाले हैं बेटा इसका ग्राफ। तो सबसे पहले हम बेटा इसका ग्राफ देखेंगे, उसके बाद फिर हम समझेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं। क्लियर? देखो, तो हम यहां पर पहले ग्राफ को खींचेंगे। पहले किसको खींचेंगे? ग्राफ को। ठीक है, यहां पर देखो मैंने यहां पर जीटा ए बराबर 1 रखा, जीटा बी बराबर 0, यहां जीटा बी बराबर 1 और यहां पर जीटा ए बराबर क्या रखा? 0। तो इसका मतलब क्या होगा? कि इसका मतलब ये होगा कि यहां पर केवल विलय के अणु ही उपस्थित हैं, इसका मूल प्रभाज उपस्थित है, और यहां विलायक का मूल प्रभाज कैसा है? 0। केवल कौन है? विलय। तो विलय है तो बेटा यहां पर जो इसका शुद्ध वास्तव होगा वो Pa0 होगा। क्लियर? यहां पर बेटा केवल कौन उपस्थित है? केवल विलायक के अणु उपस्थित है, यानी जीटा बी उपस्थित है, और जीटा ए यानी विलय का जो मूल प्रभाज है वो कैसा है? 0 है। तो इसका जो बेटा शुद्ध वास्तव होगा Pb0, क्योंकि यहां पर केवल एक मात्रा उपस्थित है, दूसरी है ही नहीं, तो यहां शुद्ध मात्रा हो गई। यहां पर दूसरी मात्रा उपस्थित है, पहली है ही नहीं, तो यहां पर बेटा शुद्ध मात्रा हो गई। क्लियर? लेकिन हम जैसे जैसे बेटा इधर जा रहे हैं, इधर जाने पर क्या होगा कि यहां जीटा ए बराबर 1 था, यानी कोई मात्रा अपने आप में शुद्ध थी, यहां पर आकर कैसी हो गई? 0। और यहां पर बेटा कोई मात्रा जीटा बी बराबर 0 था, और जब हम इधर जा रहे हैं तो यहां पर वही जीटा बी की मात्रा कितनी होगी? 1। क्लियर? यहां पर केवल जीटा बी बचा हुआ। मतलब यह हुआ कि जब हम इधर से इधर जाएंगे तो ये जो विलय का शुद्ध वास्तव जो Pa0 है, इसका मान बेटा घटता चला जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसका मान कैसा हो जाएगा? 0। क्लियर? इसी प्रकार ये जीटा बी को बेटा जैसे जैसे यहां 0 से हम जब ऐसे इधर जा रहे हैं, इस बिंदु पर आ रहे हैं, तो यहां पर आकर यही जीटा बी बराबर 1 हो जाता है, मतलब यहां पर शुद्ध मात्रा मिल जाती है। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाता है? इसका ग्राफ बेटा बढ़ेगा। ठीक है, और यहां से यहां तक ये बेटा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कुल विलयन, कुल वास्तव P बराबर Pa प्लस Pb। इस ग्राफ की आवश्यकता हमें कहां पड़ेगी? इस ग्राफ की आवश्यकता हमें पड़ेगी जब हम पढ़ेंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन, उसके अंदर। क्लियर? तो यहां पर कोई भी मात्रा अगर अपने आप में एक मात्रा 0 है, एक मात्रा उपस्थित है, तो उसका वास्तव Pa0 था, क्योंकि हमने यहां पर जीटा ए है, यहां पर जीटा बी है, जीटा बी यहां उपस्थित है, तो उसका वास्तव बेटा कौन है? Pb0। क्लियर? लेकिन हम जैसे जैसे बेटा ग्राफ में इधर की ओर जा रहे हैं, तो यहां पर जो जीटा ए है उसकी मात्रा घटती चली जा रही है, तो ग्राफ नीचे की ओर। और जैसे जैसे बेटा हम इस जीटा बी से जीटा बी बराबर 0 और इधर से हम इधर आ रहे हैं, तो आप बोल रहे हो कि इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो ग्राफ ऊपर, और इन दोनों के बीच में बेटा यहां से यहां तक ये टोटल क्या बन जाएगा? विलयन। ठीक है, तो ये बेटा हमारा क्या हो गया? ग्राफ हो गया। इसके बाद अब हम समझने वाले हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। राउल्ट के नियम की सीमाएं, सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखो। पहला पॉइंट यह है कि यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। पहला पॉइंट लिखेंगे यह नियम केवल आदर्श विलयनों पर लागू होता है। यह नियम केवल किस पे लागू होता है? आदर्श विलयन पे लागू होता है। क्यों? इसके अंदर क्या होगा? मतलब इसका यह है कि आप भाई 2 द्रव लोगे। कितने द्रव लोगे? 2 द्रव लोगे, और दोनों द्रवों को जब आपस में मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? विलयन। क्लियर? तो यहां पर विलयन में जो विलय और विलायक के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, अंतराणविक
आकर्षण बल है किसके बीच में, विलयन में, जो विलेय और विलायक के बीच, वह बराबर होगा किसके, विलेय और विलेय के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल तथा विलायक और विलायक के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल, इनके कैसा होगा, समान होगा। क्लियर, यानी इनमें बेटा आदर्श विलयन के अंदर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को इस चीज को कि आदर्श विलयन में कुछ इसकी शर्तें होती हैं कि आदर्श विलयन तभी बन सकता है जब दोनों के बेटा अणु कैसे हो, अणु की संरचना समान होनी चाहिए, दोनों अणुओं का आकार समान होना चाहिए और इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वह भी कैसा होना चाहिए, समान। अगर आप बेटा जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर बेटा हम यहां पर ले रहे हैं बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण, क्लियर, बेंजीन तथा टॉलुइन का मिश्रण, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, और टॉलुइन का फॉर्मूला बेंजीन के ऊपर ये होता है CH3। क्लियर, तो यहां पर जो विलेय और विलायक के बीच में जो आकर्षण बल है वह बराबर होगा किसके, विलेय और विलायक के बीच में आकर्षण बल के। क्लियर, अगर बेटा हम इसमें क्या करें कि अगर आपने क्वेश्चन आया कि सर हम अल्कोहल में, किसमें, अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण कर दें तो, अल्कोहल प्लस जल का मिश्रण कर दें तो क्या राउल्ट का नियम इन पर लागू होगा? तो जरा देखना, अल्कोहल में हमने ले लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH और जल का फॉर्मूला है बेटा H2O, इन दोनों का मिश्रण लोगे, क्या इनके बीच में जो आकर्षण बल होगा वो समान होगा? आप बोलोगे कि सर इनके बीच में आकर्षण बल समान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनके अणुओं की जो संरचना है वह समान नहीं है। यहां पर देखो, अणुओं की संरचना समान होने के कारण इनके बीच जो आकर्षण बल है वह समान होगा, पर आप लोग देख रहे हो कि भाई इनके अणुओं की संरचना बेटा समान नहीं है। जब अणुओं की संरचना समान नहीं होगी तो इनके बीच में लगने वाला बल भी कैसा होगा, समान नहीं होगा। तो फिर भाई यहां पर इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। तो राउल्ट का नियम कहां लागू होगा? राउल्ट का नियम आदर्श विलयन पे लागू होगा। आदर्श विलयन में ध्यान रखना है अणुओं की संरचना कैसी होगी, समान। एक एग्जांपल और समझा रहा हूं, एक एग्जांपल और है एथिल अल्कोहल प्लस एथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड एवं एथिल आयोडाइड का मिश्रण। क्या बेटा इस पर राउल्ट का नियम लागू होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे कि यहां पर जो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला है C2H5Br और एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला है C2H5I। आप बोलोगे सर इस पे तो बिल्कुल लागू हो जाएगा, कैसे? क्योंकि भैया इनके अणु यहां पर भी C2H5 पे, यहां पर भी कौन है, C2H5 पे, इनके अणुओं की संरचना समान है, और जब अणुओं की संरचना समान है तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो कैसा होगा, समान होगा। और जब आकर्षण बल समान होगा तो भाई यहां पर राउल्ट का नियम लागू होगा। फिर बोला कि सर और एग्जांपल समझाओ। चलो और एग्जांपल समझते हैं। मैंने यहां पर ले लिया एसीटोन प्लस जल, एसीटोन प्लस जल। क्या बेटा इन पर राउल्ट का नियम लागू होगा? इस पर तो हो रहा है, क्या इस पर राउल्ट का नियम लागू होगा? आप बोलोगे सर इनके अणुओं की संरचना तो समान ही नहीं है, और जब अणुओं की संरचना समान नहीं है तो इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो लगने वाला बल है, आकर्षण बल है, वह आकर्षण बल कैसा होगा, समान नहीं होगा। ठीक ऐसे अगला एग्जांपल CCl4 व C6Cl6 का मिश्रण। क्या इस पर राउल्ट का नियम लागू होगा? क्या इस पर राउल्ट का नियम लागू होगा? आप बोलोगे सर मुझे इसमें और इसमें अणुओं की संरचना कुछ समान दिखाई दे रही है, कुछ समान दिखाई दे रही है। तो यहाँ कार्बन 1, यहाँ कार्बन 6, यहाँ क्लोरीन 4 है, यहाँ 6 है, मतलब इनके बीच में अणुओं की संरचना हमें कुछ समान दिखाई दी।
और जहां अणुओं की संरचना अगर समान दिखाई दे रही है तो इनके बीच बल भी कैसा लगेगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल भी कैसा लगेगा, समान लगेगा। और जब समान लगेगा तो भाई ये भी किस नियम का पालन करेंगे, राउल्ट के नियम का पालन करेंगे। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या है, यह केवल किस पे निर्भर करता है, आदर्श विलयन पे लागू होता है। क्लियर? तो आदर्श विलयन के लिए बेटा हमने ये एग्जांपल दे दिए, और आदर्श विलयन को हम जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, आप लोगों को समझा भी दिया है कि इसमें बेटा जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है विलेय और विलायक के बीच, विलयन में जो विलेय और विलायक के बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वह विलेय और विलायक के जो अंतरा आणविक आकर्षण बल के कैसा होता है, समान होता है। क्लियर? तो ये बेटा किसका हो गया, पहला पॉइंट। क्लियर? तो यहां पर राउल्ट का नियम लागू, यहां पर राउल्ट का नियम लागू, यहां पर राउल्ट का नियम लागू। क्लियर? दूसरा पॉइंट बेटा मैं यही समझा दे रहा हूं, उसके बाद हम तरफ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा विलेय और विलायक के बीच, विलेय और विलायक के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि भाई विलेय और विलायक के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने समझा दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बेटा एक HCl गैस ले रहा हूं और इसको मैं किसमें डाल रहा हूं, जल में। तो HCl गैस को जैसे ही जल में डालोगे तो यह अपने आयनों में टूट जाती है। यह अपने किस में टूट जाएगी, आयनों में, H3O आयन प्लस Cl-। मतलब यह बेटा रिएक्शन जल के अंदर हो रही है, यानी जैसे हमने बेटा HCl गैस को जैसे हमने जल के अंदर डाला तो ये अपने आयनों में टूट जा रही है, रिएक्शन हो रही है। और रिएक्शन हो रही है तो क्या यह बेटा राउल्ट के नियम का पालन करेंगे? तो आप बोलोगे सर आपने तो लिखा है कि विलेय और विलायक के बीच में तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए, पर यहां तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। क्लियर? इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। ठीक, पहले इसको बेटा नोट करिए, उसके बाद हम आगे पॉइंट समझा रहे हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, इसके हमने ये एग्जांपल समझा दिए हैं, और जहां क्रॉस लगा हुआ है वहां पर राउल्ट का नियम लागू नहीं है। नोट करो बेटा इसको। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट समझते हैं। देखेंगे यह नियम, अगला पॉइंट क्या है, यह नियम कमजोर सांद्रताओं के लिए ठीक है। यह नियम बेटा किसके लिए ठीक है, कमजोर सांद्रताओं के लिए ठीक है। मतलब यह है, इसका एग्जांपल मतलब यह है कि अगर आप बेटा 1 ग्राम साल्ट NaCl को 1 लीटर जल में मिला दो, तो आप बोलोगे कि भाई 1 ग्राम NaCl को 1 लीटर जल में मिलाओगे, तो आप बोलोगे 1 लीटर जल में 1 ग्राम NaCl, ये तो बहुत ही नगण्य है, बहुत ही कम मात्रा है। तो इसके लिए बेटा ये वाला नियम कैसा है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर जैसे ही आपने 100 ग्राम NaCl को किसमें मिलाया, 1 लीटर जल में मिलाया, तो जल में मिलाने पर किसकी संख्या बढ़ जाएगी, अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। और अणुओं की संख्या जब बढ़ जाएगी तो इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा, इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया, तो यह नियम केवल किस पर, जो कमजोर सांद्रताएं हैं उन कमजोर सांद्रताओं के लिए लागू होता है। क्लियर? चौथा पॉइंट लिखेंगे, यह नियम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लागू नहीं होता है।
क्लियर? मैंने क्या लिखा? चौथा नियम, चौथा पॉइंट मैंने बताया। चौथा पॉइंट क्या बताया इसका कि यह नियम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लागू नहीं होता। कैसे? समझो। जैसे बेटा उदाहरण के लिए आपने बेटा क्या किया कि नमक को, इस नमक के क्रिस्टल को आपने जल में डाला। जल में डालने पर यह नमक बेटा किसमें टूट जाएगा? नमक Na धनायन व Cl ऋणायन में टूट जाएगा। और टूटने पर जो NaCl का बेटा एक क्रिस्टल था वह Na धनायन और Cl ऋणायन में टूट गया। तो आप बोलोगे इसके अणुओं की संख्या बढ़ गई। क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि सर इसके तो अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? देखो NaCl को जब तोड़ोगे तो टूट जाएगा Na धनायन प्लस Cl ऋणायन। अभी यहाँ एक अणु था बेटा, कितने में टूट गया? 2 अणुओं में टूट गया। और अणुओं की संख्या जब बढ़ जाएगी तो इस पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। क्लियर? तो उम्मीद है कि भाई आप लोगों को बेटा ये राउल्ट का नियम समझ में आया होगा। और अगर जहां आपको थोड़ा बहुत डाउट लगे, ना समझ में आए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो कि सर इस क्लास को पुनः फिर बेटा ये टॉपिक को रिवीजन करना है। ठीक है? आप लोगों को बस निरंतर मेहनत करते रहना है और बहुत ही जल्द यह परिवार बेटा 2K का होने वाला है। और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा बेटा सपोर्ट करते रहिए। हम अपनी क्लास को यही ब्रेक कर रहे हैं। धन्यवाद।